कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वाई इंडिया इज़ मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट। कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। और इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है। पर आज जब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, एक टाइम था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, पर 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है 12 बार एक लोन मांगने के लिए। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. और इसी पीरियड के दौरान इंडिया आईएमएफ के पास बस एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1988 के पहले पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा था कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ये सच है। 1960 से 1980s के दौरान पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट 1980s में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ थी और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम थी। पर आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है और कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश जिसकी 1971 में पाकिस्तान की इनकम के आधे से भी कम थी, अब वो एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से आगे है। तो एक समय पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से आगे थी, पर अब सिचुएशन बहुत अलग है। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इतना पीछे है इंडिया से? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 के पहले जाना होगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज हैं बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक डिजास्टर्स में से एक था, जिसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, और आज कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। इस चीज के लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की पॉलिसीज भी थी, जिसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज गरीब इंडियन से छीनी जा रही थी ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये एक उदाहरण है जो हमें बताते हैं कि अंग्रेजों के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को किस चीज से गुजरना पड़ा था। 1900 से 1947 के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बस करीब 1% थी हर साल की। इसके पीछे कारण था कि इंडिया की इकोनॉमी उस समय मोस्टली एग्रीकल्चरल थी, पर इसके बावजूद अंग्रेजों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अंग्रेजों ने इंडियंस की ह्यूमन पोटेंशियल पर भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत कम पैसा डाला गया, जिसकी वजह से दुनिया में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे कम में से एक थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच थी, जिसकी वजह से जब दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली तब दोनों सरकारों की जिम्मेदारी थी कई सालों की स्लो ग्रोथ रेट को चेंज करने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड्स में बहुत सिमिलर थी। दोनों ही देशों की इकोनॉमीज में सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। क्या सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती बल्कि मार्केट्स डिसाइड करती हैं। पर लेट 1950s के बाद पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर करने लगी। क्या थी ये चीज़ें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान नून तक अपने इंडिपेंडेंस के पहले 11 साल में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये सिलसिला थमा 1958 में, जब आयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया। सारे मुल्क में बेड़ा गर्क हुआ है, माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। अब चाहे इस मिलिट्री रूल के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, पर आयूब खान के रूल में एक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से 1960s के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी। इस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी,
जो पाकिस्तान के इतिहास में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सबसे हाईएस्ट थी। इस समय पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिला था। पाकिस्तान ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेहतर राइस और व्हीट सीड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, जिसकी वजह से 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज़्यादा थी। अपने बजट को ढंग से मैनेज करना कंट्रीज के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो आपको उनकी ऐप में डिटेल स्पेंड एनालिसिस ही नहीं बल्कि एडवांस कंट्रोल्स भी देता है। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी है। ये फिजिकल वन कार्ड पूरा मेटल का बना है और इसके साथ आपको अपने फ़ोन में एक वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा, जिसके साथ आप अपने एक्सपेंसेस को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको हर स्पेंडिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसको आप कभी भी कैश में रिडीम कर सकते हो, और ये पॉइंट्स कभी एक्सपायर भी नहीं होते। इस वन कार्ड के कई और भी फीचर्स हैं, जैसे स्वाइप टू पे, जिससे आपको ट्रांजैक्शन के लिए OTP डालने की ज़रूरत नहीं है, और इंटरनेशनल स्पेंड्स पे बस 1% का ही फॉरेक्स चार्ज लगता है। फिर आप वन कार्ड के फैमिली फीचर के साथ अपनी क्रेडिट लिमिट अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे उनको अपना खुद का वन कार्ड और ऐप भी मिलेगी। वन कार्ड एक बाय नाउ पे लेटर कार्ड नहीं है, बल्कि एक क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपको कई ऑफर्स मिल रहे हैं। तो अपने लिए भी एक ऐसा कार्ड मंगवाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप वन कार्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब वीडियो पर वापस आते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। ये एड है 1960s से, और एक उदाहरण है कि आयुब खान के रूल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही थी। मिड 1960s में पाकिस्तान में करीब 180 यूनिट थे जो टेक्सटाइल ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, और कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। ये चीज़ हमें देखने को मिली कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो US को सपोर्ट देंगे सोवियत यूनियन और US के बीच कोल्ड वॉर के दौरान। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले US से। जैसे इस चार्ट को देखिए, जहाँ आप देख सकते हैं कि 1960s के दौरान पाकिस्तान को कितना एड मिला US से। US के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट के लिए। ये है राजा जी, जो एक टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, और 1960s में उनके सबसे बड़े क्रिटिक बन गए, क्योंकि जहां राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी खोल दी जाए, जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल चाहते थे। अब जहां आयुब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी दूसरे देशों के साथ, वहीं इंडिया की इकोनॉमी और बंद हो रही थी। इंडिया की सरकार ने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई 1960s में। इस ट्रेडिंग पॉलिसी की वजह से इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। इंडियन सरकार का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस अपनाई, जिससे ना बिजनेसेस इंपोर्ट कर सकते और ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। भाई ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मिलिट्री जनरल की हाँ ही चाहिए, जबकि इंडिया में कुछ भी काम करवाने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए भी आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जहां 1960 से 1980 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6%, इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%, पर 1970s में कुछ हुआ, इसकी वजह से ये सिचुएशन चेंज हो गई। Having created an unmanageable situation entirely through his own folly, General Yahya Khan was now about to pull the roof down on himself. The Pakistanis suffered heavy casualties. A new nation was born. उस समय पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जहां कई टेक्सटाइल मिल्स जिससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, और उस पैसे के खर्चे ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में डाले जा रहे थे। आयुब खान के 10 साल के रूल के बाद जहाँ वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 500 रुपये थी, ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 300 रुपये थी। इसके अलावा आयुब खान ने कई ऐसी ट्रेड पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करी जिससे ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जैसे जहां वेस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान में आसानी से बेचे जा सकते थे, ईस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जाता था वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में आप कुछ भी बेच सकते थे, पर वेस्ट पाकिस्तान में आपको लोकल प्रोडक्ट्स ही मोस्टली मिलते। और ये बस एक ही कारण था, ऐसे और कई कारण थे जिसने दिखाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रहा था। जैसे लैंग्वेज,
इन कारणों की वजह से ही ईस्ट पाकिस्तान में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। It is better than the country being led towards a civil war, which Ayub Khan was engineering. जिसके बाद अयूब खान पावर से चले गए और उनको रिप्लेस किया गया याह्या खान ने, और उसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दी। 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक रात में करीब 5 लाख लोग मारे गए। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने बंगालीज को बचाने के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतना तंग आ गए थे कि ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस में याह्या खान बहुत बुरी तरह हार गए। पर याह्या खान ने ये हार मानी नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि ये हार फेक न्यूज़ की वजह से है। उन्होंने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से लाखों बंगाली रेफ्यूजीज इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर गए और इंडियन सरकार डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो गई। 1971 में फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। अब इतनी बड़ी वॉर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस जंग की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करी जाती है करीब $10 बिलियन पर। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और ये ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के सी ट्रेड रूट की वजह से ही पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर पाता था। 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जहां बंगाली लोगों ने अपनी जूट फैक्ट्री सेटअप करी थी। इस जंग के बाद पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और फिर पाकिस्तान एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा। इसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और कई और इंडस्ट्रीज पूरी तरह नेशनलाइज हो गई, और जब सरकार ने इन सारी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज फिर पाकिस्तान छोड़ गई, जैसे दाऊद्स यूनाइटेड स्टेट चले गए, साइगल्स मिडिल ईस्ट और हबीब्स यूरोप पर फोकस करने लग गए। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ग्रो कर सके और हम ऐसे ही कंटेंट बना सके। जहां 1960s में पाकिस्तान बहुत ग्रो कर रही थी, 1970s में उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी इन्फ्लेशन फेस करी, जहाँ हर साल दाम 15% तक बढ़ रहे थे। और इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने कई बिजनेसेस नेशनलाइज कर लिए थे, पर फॉर्चुनेटली इंडिया इस चीज़ से रिकवर कर पाया, पर पाकिस्तान नहीं। फिर दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। ये कू किया था मोहम्मद जिया उल हक ने, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया और उनको जेल में डाल दिया और 2 साल बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया। और जिया उल हक का रूल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जो जिया उल हक ने कम करने की कोशिश करी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरी चीज जो जिया उल हक ने करी वो थी पाकिस्तान इकोनॉमी में इस्लाम को बढ़ावा देना, जिसको बुलाया गया इस्लामाइजेशन। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. बांग्लादेश के बनने के बाद जिया उल हक मानते थे कि इस्लाम बहुत जरूरी है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमी को भी इस्लाम की तरह सेटअप करने की कोशिश करी, जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार बैंक्स के बैलेंसेस से 2.5% काटने लग गई और गरीबों में बांटने लग गई ज़कात कमेटीज के द्वारा। इस इस्लामाइजेशन के जरिए जिया उल हक मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते थे, और ये कुछ हद तक काम भी किया, क्योंकि कई पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम करने लग गए और उधर से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान वापस भेजने लग गए। इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गई। पर इस इस्लामाइजेशन का एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा, जो हमें देखने को मिला 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके रिस्पांस में अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलट पुलट होती रही। 1988 में जिया उल हक मारे गए और फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और कू किया, और 1988 और 99 के बीच पाकिस्तान की 9 सरकारें थी। जिया उल हक की इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी पड़ा। कई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई जो एक दूसरे से कम्पीट करती, ये दिखाने के लिए कि कौन इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है। इस चीज़ की वजह से वायलेंस बढ़ा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाया। फिर
में दो चीजें हुई। पहले कि मिलिट्री उनकी इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गए। आप शायद विश्वास नहीं करोगे पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पाक बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट दो मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके करोड़ों में प्रॉफिट्स हैं। दूसरा मुद्दा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बस कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लग गए जो पाकिस्तानी सरकार और मिलिट्री से क्लोज थे। जैसे ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस में से एक, जिनका एक बहुत अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। आप क्या गेस कर सकते हैं उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है और मानो हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। इनफैक्ट करंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार कई पैसे खर्च करती है इन शुगर मिल्स को सब्सिडीज देने के लिए, जबकि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। और बॉर्डर के उस पार ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, इंडियन इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल में थी। 1980s में इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और सिख जेनोसाइड भी हुई। और इस पूरे टाइम के दौरान इंडियन इकोनॉमी एक लाइसेंस राज पर थी, जहां एक छोटा सा काम करवाने के लिए भी आपको कई सरकारी कर्मचारियों से मिलना पड़ता। इस वजह से कई कंपनीज बंद भी हुई। जैसे 1977 में कोका कोला इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई जब सरकार ने उनको अपना कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनीज को काम करने के लिए करीब 80 सरकारी एजेंसी से बात करनी पड़ती। इसी वजह से कुछ ही कंपनीज हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे एयर इंडिया एविएशन में, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। Ambassador Classic checks on anything. इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार कहा कि अमेरिका से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उनको 3 साल लगे और 50 बार सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ा। पर ये चेंज हुआ 1991 में और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बजट प्रेजेंट किया जिसने इंडियन इकोनॉमी का पूरा रूप बदल दिया। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world. इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और चीज़ों के दाम भी कम हो गए। जहां 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, 20 सालों के अंदर ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई। इस चीज़ से हमें सीख मिलनी चाहिए कि इंडिया इतना डेवलप कर पाया क्योंकि हमारा फोकस रिलीजन या फिर जियो पॉलिटिक्स पर नहीं था, बल्कि हमारा फोकस है इकोनॉमी पर। जहाँ हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को और ओपन करना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के कंट्रोल में है। पर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हमारी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक इकोनॉमी फोकस में रहेगी। और ये बस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी भी है। अगर आप इधर तक आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी की और किस वजह से पाकिस्तानी सरकार को IMF ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना, इस टॉपिक पर हमने काफ़ी वीडियो देखी है कि इंडिया भाई इस चीज़ पर आगे क्यों जा रहा है। मतलब कि इतनी डेवलपमेंट उधर हो रही है और पाकिस्तान अभी भी उस साइड पर या उस चीज़ पर एक अटका हुआ है। लेकिन देखा जाए ना भाई, काफ़ी मसले आ जाते हैं। तो एक करप्शन इधर हाई लेवल की जाती है। यार जो भी एक पॉलिटिक्स में एक एंट्री करता है वो भाई एक आमना खुल कर खाता है और इधर से पाकिस्तान छोड़कर चला जाता है। लेकिन भाई जो पीछे से एक हैंडल करते हैं ना इस चीज़ को, उन्होंने बेस बहुत बनाई हुई है। मतलब कि उन्होंने इस चीज़ पर एक मुद्दा रखा कि ये आपस में लड़ते रहें, हमारी साइड पर ये आए ही ना, मतलब कि कुछ भी ना करें। लेकिन थोड़ा सा माहौल बना था कि इनके खिलाफ कुछ आवाज़ें उठी थी, लेकिन इन्होंने भाई ऐसी दबाई आवाज़ें कि अब कोई नामो निशान ही नहीं है। और अब जो हमारा एक हर एक महकमा है ना, एक जो हमारी हर एक कंपनी है, एक अदारा, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, वो भाई मिलिट्री उसको हैंडल करती है। मिलिट्री के बंदे उधर बैठे होते हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में बहुत एक सुकून से लोग ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन उधर भी इन्होंने जाकर पंगा पा दिया। अब देखो ना, ये चीज़ कभी भी नहीं काम हो सकती। एक भाई इधर रिलीजियस बेस का ये टच काफ़ी देते हैं, इस्लामी टच। अब मुझे अभी भी याद है भाई, जब तुर्की की बेस रखी ना, तो उन्होंने बोला था कि जो एक इस्लामी टच है ना, अगर किसी सियासतदान ने दिया तो भाई हम उसको साइड लाइन कर देंगे, मतलब कि हम उसको हुकूमत नहीं कर देंगे, क्योंकि ठीक है एक लिमिट तक ऐसे है। लेकिन अब तुर्की की बात करें ना, तो भाई उधर उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम ये रखा था
कि रिलीजियस को बीच में नहीं आने देना। लेकिन जैसे भाई ये तैयब उर्दगान आया, इसने इस्लामी टच दिया और उधर जो मतलब के चर्च वगैरह थे उनको कन्वर्ट करके भाई मस्जिदों में एक तब्दील कर दिया, जिससे काफ़ी एक बुरा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो भाई एक रिलीजियस बेस पर मतलब कि इसकी बेस रखी, जैसे एक लैंग्वेज का वो सारा सिस्टम था कि लैंग्वेज उर्दू करनी है और कोई और लैंग्वेज हमें पसंद नहीं, तो इससे भी फसाद बढ़े। बाकी अभी तक भाई कुछ अदारे में हम वर्किंग ही नहीं कर रहे। इंडिया में हम देखते हैं कि हर एक अदारा उधर भाई अपना वर्किंग कर रहा है, उस पर फोकस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भाई इस चीज़ पर आते ही नहीं है। बाकी कुछ लीडर्स भाई आए हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क भी किया। अब इमरान खान की आप बात सुन ले, मतलब कि इधर मिसालें देता था इंडिया की कि इंडिया कभी नहीं झुका, वो देखो अमेरिका के आगे वो डट गया सारी चीज़ें। लेकिन ट्रेड भी इंडिया के साथ मतलब के साथ बंद की थी, क्योंकि तब ये एक माहौल होता था कि जो इधर एंटी इंडिया है ना, उस लीडर को भाई ये वोट भी देते थे और उसके पीछे खड़े भी होते थे। लेकिन इमरान खान ने कुछ भाई ज़्यादा ही इनको टच कर दिया और बेड़ा भाई गर्क कर दिया सारी चीज़ों का। भाई आप ये देख ले, यहाँ पे हमें बताया जाता है, पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की में है, पाकिस्तान पता नहीं क्या कर रहा है। बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तान से भाग के जा रहे हैं या यहाँ से डैंकी लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, ये हैं वो हैं। आपके सामने सब कुछ, हमारे हालात देख लें, हमारे मुल्क के क्या हालात है और इंडिया के हालात देख लें, वो हमसे कितना आगे हैं। और फिर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ेंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे। इंडिया में है क्या? पाकिस्तान में क्या है जिस पे आप बैठे हो जो कहते हो यहाँ पे सब कुछ है? यहाँ पे सिर्फ वो बाबा जी का ठुल्लू है जो हर साल हमें ना हर मंथ के बाद हमें बिजली के बिल के साथ आ जाता है, गैस के बिल के साथ आ जाता है। बहुत भाई इस बार जिस बंदे को 3-3 हज़ार आता था ना, उसको 10-10, 12-12 हज़ार पे बिल आया है। कहाँ से देगा वो बंदा? जिसकी जो कमाती 20 हज़ार है वो 12 हज़ार बिल दे देगा, बाकी कहाँ पे जाएगा वो बंदा? बच्चों की फीस इतनी महंगी है, यहाँ पे सारा कुछ महंगा, गैस का बिल देगा, कहाँ जाएगा? फिर यहाँ पे कुछ है खमोज वाले, वो कह देते हैं जी पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में क्या है, आप भागना चाहते जाए भाग जाए, आपको जाने नहीं दे रहे। और हमें एक बार कहें तो सही, हम यहाँ पे रुके तो फिर कहना हम तो यहाँ से भाग जाएंगे। हम एक बार कहें सही कि आप भाई चले जाए यहाँ से, एक बार जाने दे बस हमें यहाँ से। बाकी भाई हमारी आर्मी शुरू से कंट्रोल करती आ रही है और एंड तक कंट्रोल करती रहेगी। जब तक ये बना हुआ है ना मुल्क, तब तक वो कंट्रोल करेगी, चाहे ये कुछ भी कर लेना। पाकिस्तान जो है आर्मी के हाथ से कहीं भी नहीं जा सकता। इन्होंने कैद आजम को नहीं छोड़ा जिसने मुल्क बनाया था। मेन तो भाई कैद आजम की गलती है, जो बंदा ये मुल्क बना के दे गया और हमें भाई जिल्लत में यहाँ पे डाल के चला गया खुद ऊपर। भाई ये बहुत अच्छी है ये चीज़ देखें कि भाई जब पाकिस्तान लैदा हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद भाई जितने भी अपना सरबराह आए हैं उन्होंने मुल्क को एक तरक्की की तरफ लेकर गए हैं। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की और इंडिया की अपना GDP देख लें तो उस वक्त पाकिस्तान इंडिया से आगे था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात जो हैं वो एक ठेकेदारों के हाथ लगे और उन ठेकेदारों ने भाई अपनी जब ठेकेदारी दिखाना शुरू की है तो उन्होंने आस्ता आस्ता जो आवाम का खून चूसना शुरू किया है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि भाई जो कोई मर्ज़ी करता रहे, आप भी खाएं हमें भी खाने दें। तो उस वक़्त ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है। उस वक़्त हर चीज़ हमारे मुल्क में थी, कंपनियां हमारे मुल्क में थी। जैसे इन्होंने भाई अपना ये सिस्टम एक शुरू किया है, उसके बाद ना कोई इधर कंपनी बची है, ना कोई इधर भाई कोई फैक्ट्री एरिया जो बड़े बड़े मेला उनसे जैसे दो टेक्सटाइल वाले, उसके बाद भाई वो अपना साइकिल इंडस्ट्री वाले जैसे कोनूर मिल, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया के इतने बड़े बड़े ओनर थे जिनको भाई इन्होंने ऐसे हवा में उड़ाया है। इन्होंने बोला करना है तो हमें देना है, नहीं देना तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने भी बेहतर समझा, वो दूसरे देशों में गए हैं और अपने उन्होंने उधर जाकर अपनी तरक्की की है। इन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आवाम जो है वो रो रही है, कोई बिल में रो रहा है, कोई किसी चीज़ में रो रहा है। तो ज़ाहिर बात है आप उनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। जो उनके मन में आता है उन्होंने वही करना है, चाहे कोई रोए चाहे कोई जो मर्जी करे। अब उनको ना GDP की ज़रूरत है ना किसी की और की ज़रूरत है। जब उनको पैसे चाहिए वो IMF के पास चले जाते हैं, वहाँ से ले लिए। अगर वहाँ से थोड़े मिलते हैं तो इधर भी आवाम के गले पे छुरी रख देते हैं कि इतना टैक्स दो, उसके बाद ये काम चलेगा, और वो लेते हैं। अब उन्होंने यही चीज़ देख ले
कि भाई बिजली के बिलों में मीटर हमने अपने पैसों से लगवाए हैं, मीटर का रेंट दो भाई, मीटर का किराया दो भी, वो भाई किराया मीटर किस चीज़ का दे, मीटर तो हमने पैसों अपने से लिया है। अब वो आस्ता आस्ता कह रहे हैं कि ये जो सोलर है ये भी लोगों ने अपने पैसों से घरों में लगवाया, उसके भी उन्होंने टैक्स शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सफाई वाले का भी बिल वो आवाम से ले रहे, उन्होंने भाई कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। अब उनको किसी चीज़ की कोई मसला ही नहीं है, उनको पता है जो मुंह से बोलेगा उसको अंदर डालो, फायर मारो और फारग करो। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि पाकिस्तान में भाई जो कुछ अब हो रहा है ना, वो तो हम तो इधर बस ना इधर क्या कहते हैं कि एक बोलने के बस बैठे हुए हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, यहाँ तक कि जो गंदम है इन्होंने 3200 रुपये में लेकर अभी 1 माह या 2 माह की बात है, वो अब भाई 4000 में कर भी दिया उन्होंने कि 4000 रुपया फी मन जो है ना वो गंदम भाई बेच रहे हैं। अब 3200 रुपये में खरीद कर 4000 में बेच भी रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं अब, और मुकाबला करने जा रहे हैं इंडिया से। भाई उधर की देख लो कि अवाम भी खुशहाल है और हुकूमत भी खुशहाल है। आए गए दिन भाई वो अवाम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कभी भाई अपना कोई हाईवे बना रहे हैं, कभी भाई ट्रेनों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो तो भाई कामों से फारग ही नहीं, और ये जो है अवाम का खून चूसने में मसरूफ़ हैं कि हमें इनका खून चूसना है और हमारे पास काम नहीं है। क्या मौलवी साहब आपने तो कहा था कि बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तानी यहाँ से भाग रहे हैं। हाँ जी, आपने तो कहा था कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, कहा है क्या? नहीं आप तो रो रहे हैं, आप आज तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। अच्छा। मुफ्ती कह रहे थे कि बेवकूफ़ हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं। इधर मुल्क बहुत खुशहाल है, खुशहाल है, इनको डूब पड़ना चाहिए जो यहाँ से जा रहे हैं। मौलवी की पार्टी बदल गया भाई हमारा। पार्टी की बदलनी है की होया जज्बात में आ गए, ऐसी बातें मौलवी कर जाता है क्योंकि ये टच देते हैं इस तरह के जज्बाती। भाई इस्लामी टच वाली बात आ गई। ऐसे ये यार जो मर्जी कर लेना ठीक है। ये एक दो चीजें आप हमारे पास है, हमारे जो आने वाली नस्ल है ना उसको बताने के लिए कि एक 2021 या 19 में हमने जो है ना वो मतलब मैच जीता था इंडिया से, जिसमें वो मतलब 2021 में शायद जीता था चैंपियन ट्रॉफी में। और उसके अलावा जो ना ये जो पिछला दौर है ना मतलब 1980 तक, वहाँ तक पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इंडिया से आगे था। ये दो चीज़ें हमने अगले 200-300 साल अपने बच्चों को बतानी है, उसके अलावा हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है भाई जो है ना वो हमारे जो इधर टाइमली जिन्होंने भाई इस चीज़ के ऊपर एक गरीब की है ना पाकिस्तान के सारे जो एक माशी मामला या ओवरऑल जो भी है, चाहे सियासी है, चाहे समाजी है, चाहे जो भी है, चाहे मौलवी है, मुल्ले हैं, दरस हैं, मदरसे हैं, एवरीथिंग उन्होंने भाई अपने हाथ में की है। कोई जब जिसका मतलब वो चाहता है ना दिल उस चीज़ को वो भाई एक बढ़ावा दे के वो आगे करके जो है ना वो मामला खराब भी कर लेते हैं, सही भी कर लेते हैं, उनके हाथ में है। अब मौलवी थे वो मतलब इधर हमारे एक जमात थी वो TLP वो खालिद रिजवी वाली, वो एक अपने आप से बाहर हो चुके थे, तो वो यही समझते थे कि अब हमारे हाथ में हर चीज़ आ गई है। वो थोड़ी देर के लिए इधर भाई निकले थे, उन्होंने वो मरीदगे में और जहाँ पे बेस है वो धरंधर उन्होंने दिखाया था, वो मिले उन्होंने सारे मौलवी ठोके हैं, वो अभी तक 2 मौलवी नहीं मिल रहा है, उस दिन के वो गायब है। मतलब ये कि उनके हाथ में भाई ताकत है हर तरह की। बाकी बात बिल्कुल ठीक है, जब वो कोई भूखे हो जाते हैं वो सीधे IMF के पास चले जाते हैं, IMF उनको दे देता है पैसे। उन्होंने कौन सा पल्ले से टैक्स उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लगाने, उनको पता है खस्सी कौम है, कोई चीज गिरवी रख देते हैं, कभी कोई चीज जो मर्जी कर ले, खस्सी कौम है, उन्होंने भाई हर तरह से इनसे जो है ना वो सारी चीजें, क्योंकि हमारे जो है ना वो मैक्सिमम लोग जो है ना वो अब काफी लोग जो अब जो है ना वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, वही थोड़ा बहुत भाई अपनी फैमिलीज का एक आसरा जो एक मतलब कह रहे हैं कि सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे जो बंदा एक सैलरी पर्सन है ना वो खुल के भाई अपने खर्चे भी नहीं पूरे कर रहा। अब एक बंदा उसकी भाई जो मैक्सिमम इधर सैलरी है 30, 35, 40, ये मौलवी है इसकी 30 है, लेकिन नहीं गुजारा हो रहा 30 में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब 12-14 हज़ार तो बिल भाई आया पड़ा है, और उसके अलावा बाकी खर्चे जो है ना वो सेपरेट है। जो मतलब फैमिली वाला बंदा 2-3 बच्चों वाला उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यही एक सूरत हाल है, और इसका बेहतरीन हाल है कि भाई सिर्फ 1-2 दिन लग रहे हैं, अपना निकले सारे अपने हक के लिए, वो सब कुछ जो है ना वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कितनों को वो गोली मार देंगे।
कितनों को मार सकते हैं, सबको मारेंगे भाई, टैंक उतार दिए थे लाहौर में। कितने एक टैंक मार देंगे, नहीं हो सकता भाई। जाए जफर भाई, हम आपके पीछे हैं, हम यही तो मसला है, चले हम आपके पीछे हैं, यही तो मसला है ना भाई। यहाँ से दवाई लेना है, बात आ जाए, हम आपके पीछे रहना है, जो मर्जी कर लो, रोएंगे पीटेंगे, यहाँ पे दुखी होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने हक के लिए भाई किसी ने नहीं जाना। और यही एक इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं उन्होंने हर तरह से। अब यहाँ पे अंदाजा लगा लो, जो भी हमारे इधर भाई जो वार्डन है मिसाल के तौर पे, जो ट्रैफिक पुलिस है ना, उसको टारगेट दिया हुआ है कि आपने हर एक बंदे को आपने डेली बेस के ऊपर 100 चलान करना, मिसाल के तौर पे 100 चलान। वो दुनिया वो मतलब शहर के किसी कोने में जाके खड़ा हो जाता, वहाँ पे वो 100 अपने चलान पूरे करके ले जाता है। अब उसको पता है कि मैंने कार लेने हैं, उसको उसका कोई बंदा बिगाड़ ही नहीं सकता। मतलब हर तरह से इनको, बाकी भाई इंडिया के साथ कोई किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत एक भाई और लेवल के ऊपर चले गए। उन्होंने भाई एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, टाइम के ऊपर मनमोहन सिंह को दुआएं दें, उनकी आने वाली नस्लें दुआएं दें कि उस बंदे ने एक टाइम के ऊपर एक अच्छे स्टेप लिए, जिस वजह से भाई उनकी इकोनॉमी जो है ना वो एक ग्रोथ लाइन के ऊपर लगी है, और आज भी भाई उसी साइड उसी हिसाब से वो चलती जा रही है। आप देख लो बड़े बड़े डिजास्टर आए हैं आपके सामने, 2000 जो मतलब कोरोना आया था, वो एक बार बहुत बड़ा एक वर्ल्ड के लिए डिजास्टर था, और 2-3 माह के लिए ये जंग आई है, तो सारे कंट्री हिले हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा बहुत एक पेट्रोल का 2-3 रुपए भाई आगे पीछे हुए हैं छोटे मोटे, लेकिन जो कहता ना कि जो हमारे इधर हालात वो सीन भाई उन्होंने नहीं होने दिया, लेकिन वो भाई सर्वाइव कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एक रंडी रोना ही है। ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।